हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है सर? तो किसी भी सेल का हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि सेल का साइज, शेप, नंबर वेरी हो सकता है, बट हर एक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर में पहला जो स्ट्रक्चर आता है, बाहर से जब देखते हैं किसी सेल को तो उसका सेल मेम्ब्रेन हमको दिखता है। तो उसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई? इट इज थीन होता है। कैसा होता है? थीन है और ट्रांसपेरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, इलास्टिक है, रीजनरेटिव है। मतलब रीजनरेटिव का मतलब अगर ये डैमेज होगा तो वापस फिर से बनाया जा सकता है इसको। सेमी परमिएबल, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? सेमी परमिएबल है। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरे बायोलॉजी में ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हमने कहा था कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, किसी भी सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है, जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे। तो प्रोटोप्लाज्म के बाहर में जो मेम्ब्रेन है, जो सेल को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। एग्जाम में आपसे कभी पूछ देगा कि प्लाज्मा लेमा क्या है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। प्लाज्मा लेमा पूछे या सेल मेम्ब्रेन पूछे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछे, तीनों सेम नाम है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, कर मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया। लास्टली एक सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर का मतलब ये सिंगर गाना गाने वाला नहीं, सिंगर है साइंटिस्ट का नाम है। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन का बना है। लाइपोप्रोटीनियस, मतलब लाइपोप्रोटीनियस नेचर का है और ट्राइलेमिनर है। अब कैसा है ये ट्राइलेमिनर, इसको समझते हैं। कैसा है? लिपिड और प्रोटीन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मजाक नहीं है, मोज़ेक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि भैया जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है, वो बना है किसका? प्रोटीन का और लिपिड का। प्रोटीन एंड लिपिड का। इसको इसमें जो लिपिड है वो कैसा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। मतलब वैसा लिपिड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फॉस्फोलिपिड। कैसा है? फॉस्फोलिपिड है। अब ये नहीं समझ में आ रहा सर, तो घबराने की बात नहीं है, चलिए देखते हैं। लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर का बना हुआ है। मतलब लिपिड का बाई लेयर है। ठीक है, एक ऊपर से एक लेयर ऊपर से है और एक लेयर नीचे से है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। और बीच बीच में इन्होंने कहा कि भैया बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। बीच बीच में क्या है? प्रोटीन है। बीच बीच में क्या है? प्रोटीन है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने कहा कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आज तक यही जो मॉडल है अब मोस्ट एक्सेप्टेड है, आज तक इसको कोई कैंसिल नहीं किया। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सिंगर एंड निकोलसन 1972 गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल। हमने क्या बोला था? ये सिलेक्टिव परमिएबल है। ये सिलेक्टिव परमिएबल आपका जान नहीं छोड़ेगा, हर जगह ये आएगा। इसका मतलब अभी समझेंगे। विच रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कह रहा है कोई भी सेल, जो भी सेल होता है, सेल के बाहर में जो
एरिया है उसको बोलेंगे ECF, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको ECF बोलेंगे, अंदर में जो उसको क्या बोलेंगे ICF बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्या है, मेम्ब्रेन है, और रेगुलेट करता है कि कोई पदार्थ सेल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, किसको जाना है नहीं जाना, इस सेलेक्टिव परमिएबल की तरह काम करता है between the cytoplasm and extracellular fluid. It allows the movement of selected quantities of selected material across it. इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे? ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर मान लो बाहर में यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और अंदर में भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लो बाहर में ज़्यादा है या अंदर में ज़्यादा, इससे मतलब नहीं है, डिफरेंस है कि बाहर में ज़्यादा है या अंदर में ज़्यादा है, डिफरेंस है। इसको समझने के लिए कैसे, अगर बाहर से अगर वाटर को अंदर जाना होगा या ग्लूकोज को अंदर जाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होगा, तो वो कैसे जाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। मान लो एक सेल है, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कम है और बाहर ज़्यादा है, और हमको अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो अगर अंदर से हमको बाहर लेकर के जाना है, मतलब कम कंसंट्रेशन वाले जगह से हाई कंसंट्रेशन वाले जगह पे लेकर के जाना है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, ATP खर्च होता है, जबकि पैसिव में ऐसा नहीं होता है। पैसिव में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ लेकर के जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई मटेरियल मूवमेंट करता है, तो ऐसे मूवमेंट को, ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें कोई नो ATP, यहाँ पे कोई ATP खर्च नहीं होता है, क्योंकि हाई से लो जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ATP खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो पैसिव में भी हमारा कुछ टाइप्स है। पैसिव में दो टाइप है, जिसको बोलते हैं, पहले को डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, और एक को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। ये दोनों क्लियर हुआ। पहले ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होगा, किसी सेल के अंदर कोई मटेरियल बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा, उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो दो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता है कि भैया अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आप कोई मटेरियल को ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ATP खर्च करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहता है कि भैया हाई है, हाई से लो लाना है, तो यहाँ पे कोई ATP खर्च नहीं करना है। इसके दो टाइप है, डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है। अब इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझते हैं। चलो, करा सेमी परमिएबिलिटी। हमने क्या बोला था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक टर्म है सेमी परमिएबल टर्म, ये हमेशा पीछा करेगा। सेमी परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन, किसी सेल के अंदर या सेल के बाहर कोई मटेरियल कितना आएगा, कितना मटेरियल जाएगा, इसके लिए कुछ फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला है डिफ्यूजन, इस पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं हम लोग डिटेल में। पहला आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने क्या बोला, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस का टाइप है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। इसमें क्या होगा, जो मटेरियल का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल में कौन मटेरियल सर, मटेरियल में हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, कोई भी हो सकता है। अगर उसका मूवमेंट, इस मटेरियल सॉलिड लिक्विड का मूवमेंट रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर हो रहा है, तो इस ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इससे क्या फायदा है सर, हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में आ जाएगा। देखो एक सेल है, एक सेल के अंदर ही मान लो यहाँ पर एक सेल के इस वाले रीजन में ग्लूकोज ज़्यादा है,
लेकिन इसी सेल में अपर वाले रीजन में ग्लूकोज कम है, तो क्या होगा, हायर टू लोअर ग्लूकोज मूव करेगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये भी क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, मान लो बाहर में CO2 है, गैस है, CO2 क्या है, गैस है, और अंदर में CO2 ज़्यादा है, बाहर में कम है, अंदर में ज़्यादा है, तो ये CO2 क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, के दौरान भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी जो डिफ्यूजन होता है यही प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो हमारा आता है ऑस्मोसिस। फिर क्वेश्चन आता है कि सर पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने बताया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी मटेरियल का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और पैसिव में भी आपने बताया कि पैसिव का ही टाइप है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होगा, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। तो फिर अंतर क्या है, तो डिफरेंस याद रखना है कि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर। बट ऑस्मोसिस में दो कंडीशन याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का या किसी सॉल्वेंट का, क्या याद रखना है, किसी वाटर का या किसी सॉल्वेंट का अगर मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये याद रखना। 2 पॉइंट, जो मूव कर रहा है, जिसका मूवमेंट हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए या वाटर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस मूवमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसमें होता है, एक सेल के अंदर होता है। तो जनरली ये किसमें होगा, लिविंग के अंदर होगा, बट डिफ्यूजन लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये भी एक तरीके से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस ये समझना है। यहाँ पे जब भी मूवमेंट होगा तो किसी वाटर मॉलिक्यूल का होगा या किसी सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेम डिफिनीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। डिफ्यूजन में हमने क्या बोला, वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, समझते हैं इसको। सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस का, कर इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल बाय रूट फ्रॉम द सॉइल। कोई प्लांट सॉइल से जो वाटर इंटेक करता है वो कैसे करता है, इसी ऑस्मोसिस के हेल्प से, क्योंकि वहाँ पे जो रूट हेयर है उसमें जो सेल्स है, उस सेल्स के बाहर में क्या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर कोई वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस का फर्स्ट फंक्शन हुआ, सिग्निफिकेंस हुआ, इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ऑन द लीफ। आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में या फोटोसिंथेसिस में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, जो गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट में, तो वो ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा एक माइक्रोस्कोपिक पोर होता है प्लांट के लीफ में, तो उसके भी क्लोजिंग और ओपनिंग में इस ऑस्मोसिस का रोल है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ लीफलेट टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट है जिसको टच करने के बाद उसका जो लीफ होता है वो श्रिंक कर जाता है, तो ये भी किसका रोल है उसमें, ऑस्मोसिस का। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जो सीड होता है, सीड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे या नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे। सीड के बारे में क्या है कि सीड जो है ना डोरमेंसी स्टेट में होता है। सीड अपने बॉडी से वाटर को लॉस करके एक डोरमेंसी स्टेट में चला जाता है, लेकिन अगर उसको पानी मिल गया, मतलब उसमें ऑस्मोसिस हो गया, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो नहीं, मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो है, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हुआ लो, ये मान लो कोई दीवार है, इधर हाई है कंसंट्रेशन, तो जनरली क्या नियम है कि हाई से लो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, लो से हाई लेकर के जाएंगे, तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। और जब आप लो से हाई में लेकर के जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एटीपी खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी
चाहिए बाई एटीपी मॉलिक्यूल से, एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हम लोगों का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें भी आयन का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे इसका रोल है। ठीक है, इम्पल्स, जो हमारे नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें भी आयन का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का, बहुत सारे मटेरियल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रोल है। जैसे ग्लूकोज का मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, ठीक है, हम लोगों के किडनी में भी आयन को, बॉडी में कितना आयन है नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए भी हमारा बॉडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा इंडोसाइटोसिस, इसी से रिलेटेड है। ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है? अभी हमने बात किया डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए है। इसके लिए है माइक्रो, छोटे मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जो बड़ा मॉलिक्यूल है सर वो सेल के अंदर, जैसे हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा है कि अमीबा सर खुद ही एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और वो अपने ही जैसे दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को खाता है वो, तो फिर कैसे वो इनगल्फ करता होगा? तो उसके लिए एक प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोस का मतलब सेल, सेल के अंदर लेकर के जाना है। मान लो एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको सेल के अंदर लाना है तो कैसे लाएंगे भाई? तो ये प्रोटीन क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन पे जैसे आकर के बाइंड करेगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरह आउट ग्रोथ करेगा, अंदर की तरह धसेगा और धस करके एक वैक्यूल, एक वेसाइकल बना लेगा और ये अंदर जाकर फिर खुल जाएगा। फिर ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फिर वापस से जुड़ जाएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग लार्ज साइज, याद रखना है, लार्ज साइज लिक्विड सॉलिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल inside cell through plasma membrane. It depends upon the folding of plasma membrane due to its flexibility. जिस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें इंडोसाइटोसिस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्लाज्मा टोटली डिपेंड कर रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़े अमीबा के बारे में। अमीबा इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल में बाय फॉर्मिंग ए स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? अमीबा में क्या करता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बाहर की तरफ आउट ग्रोथ कराता है। ठीक है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मूव करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, क्योंकि उसके पास अपना कोई पैर नहीं होता है। वो स्यूडो का मतलब फल्स होता है, फल्स पैर। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेल बाय लाइसोसोम। तो ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है? अमीबा में। तो ये किससे रिलेटेड था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड था। इसलिए हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज आता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा को अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म को। कह रहा है इट इज एमोर्फस। कैसा है? एमोर्फस। ठीक है, होमोजीनस कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जब किसी सेल को हम देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह है जिसमें जेली लाइक सब्सटेंस बड़ा होता है, ठीक है, इसी को तो हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड क्या लिखा है? कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मैट्रिक्स। सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी आपको तैरते हुए नजर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स या हाइलोसोम, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच इज अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर डेंसर एंड नॉन ग्रेन्युलस इक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। ये यहाँ थोड़ा समझो इसको, अच्छा समझो। ये मान लो कोई बड़ा सा सेल है, ठीक है, एक सेल है। सेल के अंदर बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस है ना, और ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोल रहे हो?
मैट्रिक्स बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। साइटोप्लाज्म का ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। इसमें भी कह रहा है कि भैया इसके यहाँ पे जो न्यूक्लियस के करीब में जो रीजन है उसको बोलेंगे इंडोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्म। और जो रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स है उसको क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, ठीक है। चलो फंक्शन की बात करते हैं। कह रहा मैट्रिक्स इज सीट ऑफ बोथ, मैट्रिक्स इज सीट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हम लोगों के सेल के अंदर होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है? इसी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करें, पहला हमने क्या बोला कि एक मैट्रिक्स है और दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है, दिस लाई इन साइटोप्लाज्म एंड आर ऑफ टू टाइप, सेल ऑर्गेनिल्स एंड सेल इंक्लूजन। हमारे साइटोप्लाज्म में जो लिविंग कंटेंट पड़ा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनिल्स। और जो डेड कंटेंट है, जो मरा हुआ है, उसको सेल इंक्लूजन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नोट में कह रहा सेल ऑर्गेनिल्स को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं, जबकि सेल इंक्लूजन को हम लोग ड्यूट्रोप्लाज्मिक बॉडीज भी बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में, दीज आर द लिविंग, क्या है ये? हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का दो रीजन, मैट्रिक्स जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसमें जो सेल ऑर्गेनिल्स है, सेल ऑर्गेनिल्स उसको बोल रहे हैं। सेल ऑर्गेनिल्स में भी दो, सेल ऑर्गेनिल्स अलग है और सेल इंक्लूजन अलग है। तो हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनिल्स पहला क्या है? ये लिविंग है, सब सेलुलर है, मतलब सेल से छोटा है, सब मतलब छोटा स्ट्रक्चर है। दीज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सब डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आता है। जैसे बायोसिंथेसिस करना है, कोई चीज़ का सिक्रीशन करना है, डाइजेशन करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना है, मूवमेंट करना है, लोकोमोशन करना है, ये सब इसी के अंदर आता है। तो हम लोग सेल, किसी भी सेल को देखते हैं तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस भी एक तरीके से सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर ही आता है। ऑर्गेनिल्स क्यों बोल रहे हैं सर? हम लोग अपने ऑर्गन को, हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। जैसे ये मेरा हाथ एक ऑर्गन है, लीवर, किडनी, आई मेरा एक ऑर्गन है। उसी तरीके से सेल तो खुद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको ऑर्गन ना बोल करके उसके सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है। इनके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। पहला आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के आउटर लेयर से जुड़ा होता है, ठीक है। इससे पहले एक और चीज समझ लो, सेल ऑर्गेनिल जो है, सेल ऑर्गेनिल्स ये तीन टाइप का हो सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन वाला, डबल मेम्ब्रेन वाला और मेम्ब्रेन लेस वाला। मेम्ब्रेन लेस, हमारे साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनिल्स है उस सेल ऑर्गेनिल्स का भी तो कवरिंग होगा ना, आउटर कवरिंग। तो कुछ सेल ऑर्गेनिल्स हमारा क्या है? कुछ सेल ऑर्गेनिल्स हमारा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है उसके। कुछ जो ऑर्गेनिल्स है उसका डबल है, डबल लेयर से घिरा हुआ है। अब कुछ जो ऑर्गेनिल्स है उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। डबल में कौन कौन आता है हमारा? एग्जाम्पल याद रखना, डबल में आता है न्यूक्लियस। कौन आता है? न्यूक्लियस,
सेकेंड वन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और मेम्ब्रेन लेस में आता है हमारा राइबोसोम। इस बेचारे का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, जबकि हमारा जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और सिंगल मेम्ब्रेन में कौन आता है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ठीक है। इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। गोल्जी बॉडी, जीबी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और ये मेम्ब्रेन लेस है, कौन, राइबोसोम। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम किसी सेल्स को देखते हैं, मान लो एक सेल है ये, ठीक है, सेल के बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है हमारा। इसी न्यूक्लियस क्या था, डबल मेम्ब्रेन था। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलता है, ट्यूब लाइक, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर कहीं कहीं पे मान लो इस तरीके का तुमको दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये दाना है क्या, ये दाना है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। अगर इस साइड में जब हम देख रहे हैं तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच है। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच रहेगा उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इसको बोलते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अगर अटैच नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। चलो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। इट इज वेल डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स लाइक है, सिस्टर्नी एंड वेसिकल। ये छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। किसने डिस्कवर किया, पॉटर ने। दो तरीके का होता है, एक SER, दूसरा RER, याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, राइबोसोम अगर एब्सेंट है स्मूथ बोलेंगे, अगर प्रेजेंट है तो रफ बोलेंगे। फंक्शन की बात करें तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, इसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, कौन, SER। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का, हमारे सेल के अंदर जो भी, जैसे हमने कहा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था। तो वो जो प्रोटीन और लिपिड किसने बनाया, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना करके पूरे बॉडी में, पूरे सेल्स के अंदर कहीं भी अगर प्रोटीन की, लिपिड की जरूरत है तो ये लोग बना करके देंगे। कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके का है, SER लिपिड बना रहा है और रफ वाला क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा तुमको जनरली, तो ये मिलेगा एडिपोसाइट सेल में, जो हमारे बॉडी में फैट सेल्स होते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा सेल्स में मिलेगा। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनाता है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ फंक्शन वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एक्ट एज सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या करता है सर, इसको और समझो। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, और हमने क्या बोला कि न्यूक्लियस डबल लेयर का है, तो इसी का बाहर वाला लेयर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। तो अगर इस न्यूक्लियस को कोई, इस न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियर पोर होता है जिससे वो मटेरियल को साइटोप्लाज्म में भेज सकता है, बट कुछ मटेरियल को ये क्या करता है, इसके थ्रू भेजता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो एक तरीके से ये सर्कुलेशन, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियस से मटेरियल को, कहाँ ला रहा है, साइटोप्लाज्म में। क्या वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
It acts as circulatory system for transportation of material, especially protein inside the cell. सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटीन को लेकर के जाना है तो एक तरीके से ये साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है। इट इज साइटोस्केलेटन। जैसे हम लोगों के अंदर हड्डी है, जिस बोन है हमारा, जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, हमको स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूती दे रहा है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन की तरह भी बिहेव करता है। RER क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ACR क्या करता है, लिपिड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हम लोगों के बॉडी में जो हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन, ये बनाता है। ठीक है, चलो, ये था हमारा सेल ऑर्गेनेल्स का पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है सर, ये भी स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस, क्या बताए, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है ये। ठीक है, राइबोसोम हमारा है, उसमें राइबोज भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ RNA, ऐसे सिंपल याद रख सकते हो, RNA और प्रोटीन का बना होता है। जो हमारा राइबोसोम है वो RNA और प्रोटीन का बना होता है। दोनों सेल्स में मिलता है, प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है। इसका जो डिस्कवर्ड है पैलेडे ने किया था। ठीक है, टाइप्स की बात करते तो दो तरीके का होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन के आधार पे। ठीक है, एक होता है 70S, एक होता है 80S, 70 और 80। याद रखना है, जो भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उसमें 80S के रूप में पाया जाता है ये, और जो भी प्रोकैरियोटिक है उसमें 70S। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। चलो, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, याद रखना। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड कर रहा था तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब आता है हमारा थर्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है गोल्जी एपरेटस, या इसी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से डंबल लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिले। इट इज लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ऑल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है ये, एक्सेप्शन मैमेलियन RBC में, हम लोगों के RBC में नहीं मिलता, याद रखना। जो भी मैमेलियन RBC है उसमें नहीं मिलेगा और मैच्योर स्पर्म में नहीं मिलेगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडी रखा गया। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सिस्टर्नी, 2 लेयर, कर्व और स्वेलिन, ऐसे इसको समझो। यह है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हमने अभी आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था और लिपिड बना रहा था। तो जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है उस लिपिड और प्रोटीन को ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, मॉडिफाई करता है। मान लो कोई प्रोटीन बन करके आया है, उसमें ज़्यादा चेन बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है हमारा प्रोटीन, अगर चेन ज़्यादा बन गया तो उसको कटिंग करना, या इमैच्योर प्रोटीन है तो उसको मैच्योर करना। ठीक है, इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करना, एक तरीके से मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, प्रोसेसिंग करना, मॉडिफिकेशन करना और ट्रांसपोर्ट करना कि इस प्रोटीन का बॉडी में कहाँ पे वर्क है उसको उसके जगह पे भेजना, ये सारा काम किसका है, गोल्जी बॉडी का काम है। हो गया, चलो फंक्शन देख लेते हैं। कर इट इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, सेल से कोई भी प्रोटीन या लिपिड बाहर जाएगा, इसी के कारण एक्ट एज स्टोरेज, जो प्रोटीन और जो लिपिड बनाया था कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। कंडेंसेशन की जरूरत है तो कंडेंसेशन करेगा, पैकेजिंग की जरूरत है, जैसे मान लो एक तरीके से ये जो केक होता है, केक का फैक्ट्री है, ये केक बनता है, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं, फिर उसको जहाँ जिस दुकान में भेजना है उसको भेजते हैं। इट एक्यूमुलेट एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन, ये सारा काम करता है। इट फॉर्म द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक्रोजोम होता है, वो बनाता है, लाइसोजोम बनाता है, सेक्रेटरी वेसाइकल बनाता है। ठीक है, बहुत सारा इसका फंक्शन है। चलिए अब लोग पढ़ते हैं
जोम के बारे में। ये कैसा कैसा सेल ऑर्गेनेल है, याद रखना है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला है ये, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि ये सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं, है ना, क्यों करता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। कह रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेसाइकल की तरह रहता है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एनिमल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में जो हमारा आरबीसी है उसमें ना ही गोल्जी बॉडी होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, और ना ही न्यूक्लियस होता है। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आया हुआ है और आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच लाइसोसोम हैज एन आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इनर हाईली हेट्रोजिनस मैट्रिक्स, इसी के अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कहाँ से बन रहा था? एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन नेचर का होता है। जनरली जो भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन नेचर का होता है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, गोल्जी बॉडी उसको पैक करेगा और भेज देगा किसके पास? लाइसोजाइम के पास। और लाइसोसोम क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये काम कैसे करता है? देखो, मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। मान लो साइड में बना देते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ठीक है सर। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है सर। यहीं पे हम बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है सर। ये है हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे है हमारा, मान लो लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। ये है लाइसोसोम। और इसी लाइसोसोम के अंदर में क्या है? इसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। अब मान लो कोई बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बाहर में सेल के बाहर खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है भाई हमको एंट्री मिल जाए। मान लो इसको एंट्री मिल गई, ये अंदर चला गया सेल के अंदर, तो हमको क्या करेगा? सेल को मार देगा, सेल को डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम कहेगा भाई आ जाओ, तुम्हारा वेलकम है। लाइसोसोम इसको वेलकम करेगा और इसको अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो अपने अंदर पॉइजन को भरे हुआ है बाहर निकालेगा और इसको क्या करेगा? किल कर देगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में क्या हुआ कि मान लो हमारे सेल्स में, मान लो हमारा सेल ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हुआ, ये डैमेज हुआ, पूरा सेल किसी ने हमारे सेल्स को मार दिया। मान लो यहाँ पे किसी ने एक डंडा मार दिया, तो देखते हैं यहाँ पे एक दाग हो जाता है ना, रेड कलर का, तो वहाँ के सेल्स मर जाते हैं। जब सेल मरेगा तो उसके अंदर का सेल ऑर्गेनेल्स भी लगभग डैमेज हो जाएगा। तो लाइसोसोम भी तो फटेगा ना, लाइसोसोम भी तो उसी में था। तो लाइसोसोम क्या हुआ? फट गया। लाइसोसोम फट गया, यहाँ से भाई फट गया, तो इसका एंजाइम बाहर निकला, फट गया, लो फट गया इसका एंजाइम, और इस पूरे सेल्स को क्या कर देगा? खा करके ख़त्म कर देगा, इनगल्फ कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा, पचा देगा, ताकि वो जो जगह बचेगा वहाँ पे नए सेल फिर से डेवलप कर पाए। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है? अपने सेल को ही खुद को मार ले रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। कह रहा है लाइसोसोम, चलिए, लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो बॉडी हमारे बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा वो हमारे लिए फॉरेन है, माइक्रोब्स, ठीक है। उसको हेट्रोफेजी बोलते हैं। रिजर्व फूड, सम सेल ऑर्गेनिल्स, ऑटोफेजी आर सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्व इन द ऑटोलाइसिस, मतलब खुद को मारेगा, सेल्फ डाइजेशन, सेल आफ्टर देयर डेथ, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। अपने से खुद को नहीं मार लेता, जब उसको पता चल गया कि भाई मेरा सेल्स का अब लाइफ खत्म है, ठीक है, तो अपने आप को मार लेगा। ऐसा नहीं अचानक अपने से नहीं मारेगा, ठीक है। दीज सेल, अगर सेल
हमारा हेल्दी है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सेल अगर डेथ कर गया है, सेल डैमेज है, सेल ऑर्गेनिल्स का सेल ऑर्गेनिल्स डैमेज है, तो तब वो फटेगा और सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस ऑल्सो डाइजेस्ट द इनगल्फ डेड सेल, इनगल्फ डेड सेल इनसाइड द मोनोसाइट एक्ट गार्बेज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड में हमारा WBC होता है, WBC का एक टाइप है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। ये मोनोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब इंटर करता है तो ये जाता है और उस बेचारे को इनगल्फ करता है और अपने लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है और उसको किल कर देता है। ठीक है, चलो यह है लाइसोसोम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पेरोक्सीजोम। क्या नाम है? पेरोक्सीजोम। करा दीज आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वेसाइकल। वेसाइकल का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर। वेसाइकल स्ट्रक्चर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट। याद रखना ये जनरली कहाँ मिलेगा? प्लांट में, लीवर सेल में, किडनी सेल में। किस में? प्लांट में तो लीवर किडनी सेल नहीं होता है, लेकिन वर्टिब्रेट में होता है ना। तब कहोगे फिर वर्टिब्रेट क्या होता है सर? तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये वर्टिब्रल कॉलम, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, अगर ये उसके पास प्रेजेंट है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके किडनी वाले सेल्स में, लीवर के सेल्स में पेरोक्सीजोम मिलेगा और प्लांट में कहाँ मिलेगा? फोटोसिंथेटिक सेल्स में। मतलब प्लांट के हर पार्ट में नहीं, ना ही रूट में, ना ही स्टेम में, जो पार्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस करता है उसमें मिलेगा। ठीक है। ईच पेरोक्सीजोम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसके पास क्या होता है? कुछ एंजाइम होता है जिसको ऑक्सीडेज और कैटालेज बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दीज आर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो लीवर है, हम जो भी खाना खाते हैं या हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है भाई? तो हमारा लीवर करता है। तो लीवर के पास ही ये एंजाइम है, ये सेल है जो ऑक्सीडेज नाम का और कैटालेज नाम का एंजाइम रखा हुआ है। हमारे बॉडी के अभी सभी सेल्स में नहीं है ये, प्लांट में उसी तरीके से, प्लांट में सभी जगह नहीं है। ठीक है, प्लांट में वैसे, प्लांट के वैसे पार्ट में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का ही एक भाई है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, एक होता है रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक होता है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे कभी, फोटो रेस्पायरेशन, तो इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल्स है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द लाइट माइक्रोस्कोपिक, ग्रेन्यूलर है, ठीक है, रॉड शेप है, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ऑल यूकैरियोट, फिर मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, बेंडा एक साइंटिस्ट है, ठीक है, बंदा नहीं है, बेंडा है। तो बेंडा है, उन्होंने एक टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज थर्मोस बॉटल लाइक है स्ट्रक्चर। थर्मोस जानते हो, थर्मोस जिसको बोलते हो बॉटल, उस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जबकि इनर वाला माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाला है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बाहर में, ये वाला, ये इसका आउटर लेयर। क्या है? आउटर लेयर। कहाँ गया? अच्छा, ये क्या है? आउटर लेयर है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? डबल लेयर होता है, तो ये आउटर लेयर है। इसका इनर लेयर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है। क्या बनाया है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? सृष्टि नहीं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है भाई, ये बेचारे डिपेंडेंट नहीं है, खुद का बहुत सारा चीज़ खुद से बना लेता है। इसके पास खुद का डीएनए है। कुछ एंजाइम अगर, कुछ प्रोटीन अगर बनाना है तो ये खुद से क्या करता है? बना लेता है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं, याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, कैसा है? सेमी ऑटोनोमस है। कौन कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है। आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो भी फोटोसिंथेटिक, जनरली प्लांट में ये मिलता है,
ठीक है। तो प्लांट में प्लास्टिड मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी सेल्स में मिलता है। इन दोनों के पास क्या है ना, अपना डीएनए है, इसीलिए ये इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना डीएनए इनके पास है, अपना राइबोसोम है। ये क्या करते हैं, इनको अगर अपना प्रोटीन बनाना होता है तो खुद से बना लेते हैं, ज़्यादातर इनको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि भैया एटीपी, इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसाइन भी कुछ लोग बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। सेल के अंदर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग कि डाइजेशन कैसे होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाता है, सेल्स के पास जाता है, फिर वो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से वो हमारे इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो एंजाइम है जो फर्दर पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में और वाटर में तोड़ देता है। वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है, या जो भी हम वर्क करते हैं उसी एटीपी की हेल्प से करते हैं। चलो, अब आता है हमारा प्लास्टिड। क्या आता है, प्लास्टिड। अरे ये भी लाइट माइक्रोस्कोपिक है। कैसा शेप है इसका, ओवल शेप है, अंडा लाइक है, लार्जेस्ट साइज सेल ऑर्गेनिल से, ये याद रखना है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सम प्रोटिस्टा, एनिमल में नहीं मिलेगा ये, प्रोटिस्टा में, यूग्लिना में मिलेगा, याद रखना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रॉप भी है और ऑटोट्रॉप भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो ये फूड खुद से सेल्फ, अगर इसको लाइट मिला तो सेल्फ सिंथेसाइज कर लेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरे एनिमल्स से ले लेगा। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट, फंजाई एंड एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल में, फंजाई में, प्रोकैरियोट में प्लास्टिड आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्लांट में और कुछ प्रोटिस्टांस में। ठीक है, जो प्लास्टिड है वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है सर। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्या नाम है इसका, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड है। कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड है। ये क्या करता है सर, कलरलेस है तो ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है भाई, फूड को स्टोर करता है। प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है, जैसे हम लोग अपने फूड को स्टोर करते हैं अपने लीवर में, अपने स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसी तरीके से प्लांट भी अपना फूड स्टोर करता है। दूसरा टाइप है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब कलर, तो ये कलर प्लास्टिड है। ये हेल्प करता है, ये क्या करता है, प्लांट को अलग अलग कलर देता है। ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये प्लांट को क्या करता है, कलर देता है। जैसे हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कलरफुल देखते हैं, कलरफुल फ्लावर देखते हैं, कलरफुल फ्रूट देखते हैं। ठीक है, तो प्लांट में जो भी कलर उसको मिल रहा है, ग्रीन को छोड़ करके जो भी उसका कलर है वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तीसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण हमारा जो प्लांट है, प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, उसका लीफ। ठीक है, दीज आर द ग्रीन प्लास्टिड फॉर्म्ड ऑफ 2 इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये कुछ ऐसा होता है, ये है हमारा प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड के अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हमने क्या किया, बड़ा करके देखें। क्लोरोप्लास्ट को जब देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट को जब देखते हैं तो कुछ ऐसा ओवल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सिक्का रखा हुआ। भाई ये सिक्का क्या है सर, ये सिक्का को बोलते हैं थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। इसी सिक्का के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का, देखो याद रखना, प्लांट के लीफ के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड होता है, इस थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। ठीक है, चलो सबका दिया हुआ है फंक्शन। क्लोरोफिल क्या करता है भैया, फोटोसिंथेसिस करवाता है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस वेसिकल बट नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एज इन यूकैरियोट। अच्छा ठीक है, इन प्लांट सेल प्लास्टिड लार्जेस्ट साइज ऑर्गेनेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेकेंड लार्जेस्ट। प्लांट सेल में अगर बात करें तो प्लास्टिड सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद सेकेंड में आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया साइज के मामले में। चलो ठीक है, अब आता है थर्ड, नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन है, सेंट्रीओल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, करा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ध्यान से समझो।
सेंट्रोसोम इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। याद रखना एनिमल में सिर्फ मिलता है ये, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी में तो मिलेगा नहीं। याद रखना है मेमेलियन आरबीसी में ना ही न्यूक्लियस है, ना ही गोल्जी बॉडी है, ना ही लाइसोसोम है, और ना ही सेंट्रियोल है। किसमें? आरबीसी में, हमारे ब्लड के आरबीसी में। बट इट इज एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में भी नहीं है, यूकैरियोट में भी सिर्फ एनिमल में ये मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रोसोम इज फॉर्म्ड अप टू डार्कली कलर्ड सेंट्रल सेंट्रियोल सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक कॉल सेंट्रोस्फीयर। देखो होता क्या है, जब एक सेल को देखते हो तो सेल के अंदर कुछ इस तरीके का बंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। ये हमारा क्या है? सेंट्रियोल है। क्या है? सेंट्रियोल है। इसके पास का जो एरिया है इसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। ये जो रड लाइक स्ट्रक्चर है, इस रड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इसके पास जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, और दोनों को मिला करके बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, काम क्या है सर? काम बताइए। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना है। चलो अब आता है सेल इंक्लूजन। हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में दो तरीके का स्ट्रक्चर है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, दूसरा सेल इंक्लूजन है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, प्लास्टिड हो, ये सब लिविंग थे। लेकिन अब पढ़ते हैं सेल इंक्लूजन के बारे में। ये डेड है। ठीक है, दीज आर द नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। कहाँ मिलता है भैया? साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, रिजर्व फूड की बात करें, ठीक है, इसमें सेल इंक्लूजन में कौन आता है? पहला रिजर्व फूड। इट इज प्रेजेंट इन आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन ऑफ पोटैटो। पोटैटो जो होता है, हम लोग जो आलू खा रहे हैं उसमें स्टार्च होता है, तो वो जो स्टार्च है ये स्टोर फॉर्म में है। वहाँ पे स्टार्च, वहाँ पे रिजर्व फूड रखा गया है, तो वो क्या है? एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग है, उसको सेल इंक्लूजन बोलेंगे। उसके बाद आता है वैक्यूल। दीज आर द एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट, दीज आर स्मॉल साइज बट मेनी नंबर इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल हैव सिंगल लार्ज सेंटर वैक्यूल। अब इसको देखो, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल को जब देखते हैं तो बाहर में हमारा क्या है? बाहर में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वाल है। प्लांट में क्या होगा? सबसे बाहर में सेल वाल होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे पेरोक्सीजोम है, ठीक है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लार्ज साइज का कुछ दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ओवल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एक लार्ज ओवल शेप आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल है, जो एनिमल में छोटा होता है, कम नंबर में होता है, बट प्लांट में याद रखना ये बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या करता है? अपने अंदर वेस्ट को जमा करता है। प्लांट हम लोगों की तरह वो सांस बार बार, स्क्रिटी सिस्टम, किडनी नहीं है, उसके पास कोई स्वेट ग्लैंड नहीं है कि अपना पसीना निकालेगा। ठीक है, नाक नहीं है कि नाक से गंदगी नहीं साफ करेगा। तो इसके पास सेल है। सेल के अंदर क्या है? एक बड़ा सा वैक्यूल का मतलब खाली जगह है। इस खाली जगह में क्या करेगा? अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को जमा कर लेगा, चाहे एमाइनो एसिड मान लो, ग्लूकोज मान लो, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको क्या करेगा? इसमें स्टोर करके रखता है प्लांट। ठीक है, चलो समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस इसको क्या बोलते हैं? मेन कंट्रोलिंग सेंटर है ये सेल का। किसी भी सेल का मेन कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? न्यूक्लियस है। करेक्ट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। याद रखना है, जो भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में तो मिलेगा ही नहीं, याद रखना है। सीव ट्यूब, ये याद रखना, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा, आरबीसी ऑप्शन दे देगा, सीव ट्यूब दे देगा। प्लांट में फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसको सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं। ट्रेचिड सेल्स होते हैं जाइलम में, ठीक है, उसमें भी नहीं मिलता है। जनरली इट इज सेंट्रिक इन पोजीशन एंड ओवल। देखो
ये जो मान लो हमारा एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब तुम कहोगे सर इसको कहाँ रखे, बीच में रखे, कहाँ रखे? तो ये बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के बीच में ही हो, ठीक है, ये याद रखना है। चलो, जनरली इट इज सेंट्रिक, मतलब जनरली क्या होता है, ये सेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर में होता है। लेकिन ये ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल इन शेप। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी बता दें कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका डिस्कवर किया था। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, सेल्स के अंदर कौन आ रहा है, कौन सा मटेरियल को बाहर जाना है, इन सारे चीज़ों पे कौन कंट्रोल रखता है? हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। नोट में याद रखना है, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक यूनिसेल्यूलर एनिमल है, सॉरी यूनिसेल्यूलर है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल भी बोल सकते हो। ये बाई न्यूक्लिएट होता है, इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। वाइल स्केलेटल मसल्स, फाइबर एंड फंगल हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट। हम लोगों का जो स्केलेटल मसल्स है या फंजाई है, उन लोगों के पास मल्टी न्यूक्लियस, एक ही सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जनरली एक होता है, बट याद रखना है कि पैरामीशियम में दो होता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा, एक छोटा मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से मसल्स, हमारा मसल्स का जो सेल है, ठीक है, उसमें भी आपको मल्टी न्यूक्लिएट फंगल में मिलेगा, ठीक है, फंजाई में। ये है हमारा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब देखते हैं तो न्यूक्लियस आपको पता है कि ये डबल लेयर से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स है ये बाहर वाला लेयर है, ये सेकेंड वाला लेयर है। इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है और साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में एक एकदम गाढ़ा डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो फ्लूइड भरे है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे आपको धागा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? दिख रहा होगा एक धागा पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, एक धागा पड़ा हुआ है। इस धागा को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को देखते हो, ठीक है, या हम एक ऐसे इसके एग्जांपल से समझो, हम लोगों एक सेल का या एक ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास है, ठीक है। हम लोगों के पास दो ही हाथ होना चाहिए, दो ही आँख होना चाहिए, हमारी हाइट इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ हमारे पूर्वज, हमारे दादा का जो कैरेक्टर हमारे अंदर है, हमारे पापा का जो हमारा कैरेक्टर हमारे अंदर है, ये सारा कैरेक्टर क्यों आया? ये सारा इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के पास है, जो कहाँ है, कहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है? ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज फॉर्म द 4 कंपोनेंट। न्यूक्लियस 4 कंपोनेंट से बना हुआ है मिलकर, ठीक है। पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। इट इज 2 लेयर इन्वेलप है अराउंड द न्यूक्लियर सैक। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियर सैक बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज पोरस। पोरस का मतलब उसमें क्या है? पोर है। सेमी परमिएबल, ठीक है, मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्टैंडर्ड विथ राइबोसोम एंड कंटिन्यू विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, वो वही क्या किया है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू? इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म या न्यूक्लियर सैक, ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है, कोलोइडल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट रहता है।
फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर स्केलेटन है एक तरीके से स्पिंडल फाइबर फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान हमने पढ़ाया था आपको सेंट्रियोल के बारे में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसी में एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का नाम है स्पिंडल प्रोटीन। यही प्रोटीन हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ये भी कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस ये इंपॉर्टेंट है, ये डेंस है, स्फेरिकल है, नेकेड है, मेम्ब्रेनलेस है, डार्कली स्टेन्ड है, स्ट्रक्चर है जो कहाँ है? फॉर्मेशन स्टोर आरएनए बनाता है। एक तरीके से समझो डीएनए का कुछ हिस्सा एक जगह कुंडलित हो गया, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गया, डेंस हो गया है, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जो आरएनए आगे पढ़ेंगे हम लोग, आरएनए का 3 टाइप होता है, उसमें से एक आरएनए का फॉर्मेशन वही होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर क्रोमेटिन है। क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इट इज डार्कली स्टेन नेटवर्क लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक कॉल्ड क्रोमेटिन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस बाय डिहाइड्रेशन स्पाइरलिंग टू फॉर्म स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉड कॉल्ड क्रोमोसोम एंड गिवन बाय वाल्डर। क्रोमोसोम किसने दिया था? वाल्डेयर, ये याद रखना है। अब समझते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्या समझते हैं क्रोमेटिन के बारे में? चलो, ये हमारा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा कि इसी में क्या है? इस तरीके का धागा लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन। जनरली क्रोमेटिन इसी तरीके से खुला हुआ फॉर्म में रहता है, धागा की तरह, ठीक है। लेकिन जब कोई सेल डिवीजन करता है, क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। जब सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है? यही धागा क्या करेगा भाई? यही धागा क्या करेगा? अपने आप को कॉइल कर लेगा। क्या कर लेगा? कॉइल कर लेगा और एक खास स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा? एक खास स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन ही है, क्रोमोसोम आप बोल रहे हैं क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान इसने क्या कर लिया? अपने आप को और कुंडली से खुला हुआ धागा है, खुला हुआ धागा को तुमने क्या कर दिया? लपेट दिया। लपेट करके एक इतना मोटा गट्ठा बना दिया। दैट गट्ठा इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। खुला हुआ है तो क्रोमेटिन। अब वही अगर उसको लपेट दिए, ठीक है, तो उसको फोल्ड कर दिए, कॉइल करके बना दिए, तो क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। ये सब किसका बना हुआ है? क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? डीएनए का और प्रोटीन का। डीएनए का और प्रोटीन का। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रोमोसोम क्या था? क्रोमेटिन ही जब सेल डिवीजन के दौरान कॉइल्ड हो गया, कॉइल होकर के नया स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोल रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा है ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्पाइरल कॉइल थ्रेड कॉल सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या बोल दिए भाई? सिस्टर क्रोमेटिड क्या बोल दिए? ठीक है, क्या बोल दिए? ये जो धागा था पड़ा हुआ, यही धागा बाद में चल करके क्या हुआ? यही धागा क्या हुआ? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना दिया? ठीक है, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। इसको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो ये और ये क्या है? क्रोमेटिड है, तो दोनों क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, बीच वाले को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। तो एक सेंट्रोमेयर से अगर 2 क्रोमेटिड अटैच है तो दोनों क्रोमेटिड आपस में बहने हुई, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल एंड स्पाइरल कॉइल थ्रेड कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन एट लाइटली स्टैंड कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। जहाँ पे ये दोनों धागे इस तरीके से अटैच थे, दोनों धागे ऐसे अटैच थे, ठीक है, दोनों धागे ऐसे अटैच थे। जिस पॉइंट पे अटैचमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमेयर बोल रहे हैं, या उसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं नंबर की कि क्रोमोसोम कितना होता है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर के आधार पर क्रोमोसोम का नंबर
क्रोमोजोम में भी मोनोसेंट्रिक हो सकता है, डाइसेंट्रिक हो सकता है और पॉलीसेंट्रिक हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर क्रोमोजोम हमारा 4 तरीके का होता है। टीलोसेंट्रिक बताते हैं अभी क्या है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है स्ट्रक्चर में देखो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टीलोसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमेयर इज एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोजोम के एंड पे है, यहीं पे देख लो। मान लो ये क्रोमोजोम है, सेंट्रोमेयर यहीं पे है और ये बड़ा सा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्रो टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। दूसरा एक्रोसेंट्रिक, सब टर्मिनल। क्या है, सब टर्मिनल। मान लो थोड़ा सा बीच में आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा, सब सेंट्रिक इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, मेटासेंट्रिक एट द सेंटर, दोनों आर्म क्या है, बराबर है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, नियर द सेंटर, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम को हम लोग, सेंट्रोमेयर का पोजीशन क्या है, टर्मिनल पे है, सब टर्मिनल पे है, सेंटर पे है, इस हिसाब से हम लोग क्रोमोसोम को 4 डिवीजन में बांटते हैं। ठीक है, चलो ये है हमारा न्यूक्लियस, ध्यान से देखो, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ऐसे बाहर निकाल करके देखते हैं, बाहर निकालते हैं तो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके ये वाले पार्ट को टेलोमेयर बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को, जहाँ से दो क्रोमेटिड अटैच है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर, और एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। ठीक है, अब इसी को जब खोल करके देखते हैं तो इसी में हमको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो फंक्शन की बात करते हैं। कर डीएनए फॉर्म्स द जीन, डीएनए पे ही क्या होता है, जीन होता है, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन है, जो कहाँ होता है, डीएनए पे ही होता है। एंड एक्ट एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब किसी बच्चे को आप देख करके बता देते हो कि भैया ये तुम फलना चाचा के बेटे हो, क्या मतलब हुआ, तुम इसके बेटे हो, तुम उस बंदे को देख करके तुमने कैसे अंदाजा लगाया, तो ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही क्यों पैदा होता है, तो इसके पीछे है जीन की कहानी। ये है डीएनए, डीएनए पे होता है जीन, और ये ही जीन सारा इंफॉर्मेशन है कि भाई तुम किस ऑर्गेनिज्म के बच्चे हो, तुम्हारे पास 4 पैर होने चाहिए या 2 पैर होने चाहिए। ये सारा कौन, कैरेक्टर को, हेरिडिटी को, कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। ठीक है, डीएनए कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन, हमारे बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनता है, कोई भी एंजाइम्स बनता है, सब डीएनए से ही उसको मैसेज मिलता है। ठीक है, चेंज इन डीएनए, इसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। अगर मान लो किसी का जीन में चेंज आ गया, ठीक है, जीन में चेंज आ जाएगा। मान लो एक जीन था जिसकी जिम्मेदारी थी कि हमको सुबह में उठा देना है, या एक जीन था जो हमारे बॉडी में इंसुलिन बना रहा था, इंसुलिन हमारे बॉडी में बनेगा, उसके लिए एक जीन जिम्मेदार था हमारे सेल्स के अंदर। लेकिन अगर उसके अंदर म्यूटेशन बन गया, म्यूटेशन हो गया, मतलब वो जीन टूट गया, हट गया, तो फिर क्या होगा। ठीक है, प्रोड्यूस वेरिएशन, उसके कारण क्या होगा, वेरिएशन होगा। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में बन रहा था, अब उस नेचर का इंसुलिन न बन करके किसी और नेचर का इंसुलिन बनेगा। ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन में भी क्रूशियल रोल है। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद ही क्या बनता है, न्यू सेल्स बनता है। ठीक है, चलो अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने में बात करते हैं ह्यूमन में, तो 46 होता है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, डिप्लॉयड फॉर्म में। ठीक है, जैसे फ्रूट फ्लाई है, फ्रॉग है, उसमें 26 होता है।
गार्डन पी है तो 14 होता है। तो इस तरीके से ये चार्ट याद कर लेना है, ठीक है। चलो, ये याद रखने का सबसे ज़्यादा मिनिमम नंबर किस में है, एनिमल में सबसे कम नंबर किस में है, एस्केरिस मेगालोसिफेलिया में है। लार्जेस्ट किस में है, तो एलोकैंथा, एक प्रोटोजोआ है एलोकैंथा, उसमें कितना है 1600 क्रोमोजोम है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। प्लांट में अगर बात करें तो सबसे मिनिमम 4 है क्रोमोजोम, किस में मिलेगा, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा ये प्लांट में 1262, किस में मिलेगा, एडास्टोंग फर्न, एक प्लांट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल, जो बार बार हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसको डिस्कस करेंगे, तो वो घड़ी आ गई, ठीक है। जो सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर हम लोगों ने सेल्स को 2 ग्रुप में बांटा है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। किस आधार पे भाई, तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। मतलब प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तुम देख करके नहीं बता सकते हो कि इसका न्यूक्लियस कौन है, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, क्रोमोसोम सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल होगा, स्टैंडर्ड डीएनए होगा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये मान लो क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर तुमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, डीएनए मिलेगा, घूम रहा होगा बाहर में से पड़ा होगा, इसके इसी एरिया को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। जहाँ पे डीएनए पड़ा होगा जिस एरिया में, उस एरिया को न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास कोई इस तरीके से स्पेशल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होगा डीएनए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तुमको दिखेगा, वेल डिफाइंड, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टर ऑकरेंस की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में कौन आता है, मोनेरा ग्रुप का आता है बैक्टीरिया। याद रखना, जितना भी बैक्टीरिया है वो सब क्या है, प्रोकैरियोट है। उसके अलावा जो भी है, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, मतलब ये सब जितने ग्रुप हैं सब क्या है, यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस की बात करें तो अभी बता दिया ये पुराना न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। सेल ऑर्गेनिल्स की बात करें तो इसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनिल्स नहीं मिलेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलने वाला है आपको, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ में रहे ना कितना पुराना, जैसे इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, एक जो सिंपल मोबाइल आता है, ठीक है, और एक एंड्रॉयड जो आता है, लोकल मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल आता है, ठीक है, और एक बड़ा वाला मोबाइल, दोनों में कितना का डिफरेंस हो जाता है। आप बड़े वाले मोबाइल से वीडियो कॉल भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, बहुत सारा फीचर है, लेकिन छोटे वाले मोबाइल में ऐसा फीचर बहुत लेस फीचर होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, बहुत पुराना सेल है, तो इसमें बहुत सारा फीचर नहीं है, इसमें सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और इसमें सेल ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट है। बचा रहा हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हमने क्या कहा था कि 2 तरीके का, 70S और 80S, 70S और 80S। तो 70S किस में मिलेगा, प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या मिलेगा, 80S मिलेगा, याद रखना है। सेंट्रियोल की बात करें तो एब्सेंट है इसमें रहेगा, लेकिन किस में मिलेगा, एनिमल में, बाकी में नहीं मिलेगा। साइज की बात करें तो ये बहुत ही छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के साइज का होता है, ये लार्ज साइज का होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। साइक्लोसिस की बात करें तो इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अब कहो सर ये साइक्लोसिस क्या है, तो साइक्लोसिस समझो, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो हम लोग जनरली ये जो सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। तो ये क्या करते हैं, ये स्टैटिक फॉर्म में नहीं है, काइनेटिक फॉर्म में है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये मूव करते रहता है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का, समझ में आ रहा है। तो इसी चक्कर लगाने को मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट कहलाता है साइक्लोसिस। क्या कहलाता है, साइक्लोसिस।
साइक्लोसिस क्या कहलाता है? साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा, यूकैरियोट में मिलेगा। ठीक है, चलो यही है कंपैरिजन। ये एक बैक्टीरिया का सेल है, प्रोकैरियोटिक है, इसमें तुमको कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, जहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है उसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में इस तरीके का पिल्ली निकला रहता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजेला जिसके हेल्प से वो मूव करता है, पिल्ली से चिपकने का चिपकता है, कहीं पे अटैचमेंट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, साइटोप्लाज्म। ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या दिख रहा है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है, सारा एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल कह रहा है, प्लांट सेल में क्या मिलेगा भाई? प्लांट सेल में सेल वाल मिलेगा सर, मिलेगा। किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा? सेलुलोज का। एनिमल सेल में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। ठीक है, प्लास्टिड की बात करें तो प्लांट में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एनिमल में नहीं मिलेगा। एनिमल का ज़्यादातर एनिमल का सब कलरेशन क्या है? सेम ही मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी लाल मिल रहा है, कोई पीला मिल रहा है, कोई हरा आदमी, ऐसा देखते हो क्या? मार्केट में निकले लाल वाला आदमी आ गया, पीला वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल क्या था? एक खाली जगह था। ठीक है, सिंगल मिलेगा प्लांट में और लार्ज मिलेगा ताकि ये स्टोर कर सके। मेनी मिलेगा बट स्मॉल मिलेगा। सेंट्रियोल की बात करें तो प्लांट में नहीं है, एनिमल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, प्लांट में लेस क्यों है भाई? प्लांट को हम लोगों की तरह बोलना नहीं होता है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, ज़्यादा वो वर्क नहीं करता है तो उसको ज़्यादा एटीपी नहीं चाहिए। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, हम लोगों को देखने में, सोचने में, बोलने में, समझने में हर जगह एटीपी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। गोल्जी बॉडी क्या करे तो इसके में बहुत ज़्यादा मिलेगा, हम लोग में थोड़ा मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं वायरस के बारे में। एक लाइन पढ़ते हैं कि सर वायरस को आपने क्या बोला? तो वायरस क्या है? वायरस ए सेलुलर है। वायरस क्या है? वायरस के बारे में याद रखना है, ए सेलुलर है। उसके ए सेलुलर का मतलब वो सेल ही नहीं उसको बोल सकते हो। हमने बैक्टीरिया को क्या बोला? प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको कहाँ डाल दिया? यूकैरियोटिक में, बैक्टीरिया को छोड़ करके। लेकिन एक वायरस ऐसा था, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। वायरस को हमने ना ही प्रोकैरियोट में रखा, ना ही यूकैरियोट में रखा, क्योंकि ना ही उसके पास न्यूक्लियस होता है, ना ही सेल ऑर्गेनिल्स होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो कह रहा है वायरस आर कॉल्ड द बॉर्डर लाइन। वायरस क्या है? बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर लाइन है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। वायरस क्या है? बॉर्डर लाइन शो करता है, मतलब कनेक्टिव लिंक है। वो बाहर, अगर आउटसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी के बाहर रहेगा तो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। लेकिन वो अगर लिविंग बॉडी के अंदर चला गया तो अपनी एक्टिविटी, अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई करने लगेगा, अपना नंबर बढ़ाने लगेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है, वो बॉर्डर लाइन है। ठीक है, नॉन लिविंग है व्हेन आउटसाइड द होस्ट, मतलब होस्ट के बाहर है तो आउट, मतलब नॉन लिविंग है। लिविंग, लिविंग कब शो करता है? जब इनसाइड हो जाता है। दे आर सेल मशीनरी ऑफ द होस्ट टू मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई, ये खुद से वायरस जो है ना खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है।